नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साल 2022 में हुए अहम काम का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर यह बताया गया है कि कितनी सहजता से सीएम धामी ने साल 2022 में अहम फैसले लिए हैं। डीडीसीए की एक टीम देहरादून के मैक्स अस्पताल पहुंची, जहां एयरलिफ्ट कर ऋषभ पंत को देहरादून से दिल्ली लाया जा सकता है। बता दें, डीडीसीए की टीम ने अस्पताल पहुंचकर ऋषभ पंत का हेल्थ अपडेट किया और हेल्थ अपडेट लेने के बाद डीडीसीए ने कहा कि ऋषभ पंत का इलाज दिल्ली में कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट रोहन जेटली के निर्देश पर वे ऋषभ पंत का हालचाल जानने आए थे, लिहाजा वे पूरी तरह स्वस्थ हैं और काफी कॉन्फिडेंट होकर बातचीत कर रहे हैं। साथ ही एयरलिफ्ट के सवाल पर श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि अभी फिलहाल ऋषभ पंत के एयरलिफ्ट कराए जाने जैसी कोई बातचीत नहीं हुई है। फिलहाल एयरलिफ्ट होना है या नहीं, इसका फैसला बीसीसीआई लेगी। मोरल सपोर्ट के लिए आए हैं, लाइक ए फैमिली। डीडी से लाइक ए फैमिली, और जो भी आपको मेडिकल इंफॉर्मेशन मिलेगी वो बीसीसीआई देगी। बीसीसीआई कीपिंग आई ऑन दैट वन। हमारा बच्चा नहीं है, बीसीसीआई करेंगे। मोरल सपोर्ट के लिए आए हैं, लाइक ए फैमिली। डीडी से लाइक ए फैमिली, और जो भी आपको मेडिकल इंफॉर्मेशन मिलेगी वो बीसीसीआई देगी। बीसीसीआई कीपिंग आई ऑन दैट वन। हमारा बच्चा नहीं है, बीसीसीआई करेंगे। मोरल सपोर्ट के लिए आए हैं, लाइक ए फैमिली। डीडी से लाइक ए फैमिली, और जो भी। दूसरी ओर देहरादून के एसएसपी दलीप सिंह कुंवर का कहना है कि ऋषभ पंत की सेहत स्टेबल है और उनको कोई गंभीर चोटें नहीं आए हैं। एसएसपी ने कहा है कि एयरलिफ्ट की संभावना फिलहाल कम है। गंभीर जो जानकारी मेरे को है वो स्टेबल हैं और बहुत गंभीर इंजरी नहीं होना पाया गया है और एयरलिफ्ट की संभावना कम बताई जा रही है। संभावना तो आज उनको एयरलिफ्ट नहीं किया जाएगा नासिक। अभी तक तो मेरे को जानकारी है नहीं इसके संबंध में, लेकिन संभावना कम है मेरे ख्याल से। सर, डीडीसी की टीम भी यहाँ पहुँच रही है और क्या इसके बाद कहीं ले जाया जा सकता है, ऐसी कोई बात? अब वो देख रहे होंगे, देखो औपचारिकता जो भी होती है। चर्चा हुई है आपके साथ कि ऐसा कर सकते हैं? मेरे संज्ञान में नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं है। जो जानकारी मेरे को है। देहरादून में हादसे के बाद ऋषभ की हालत स्थिर बनी हुई है। उनके दिमाग और रीढ़ की हड्डी में कोई चोट नहीं आई है। अब उनके घुटने और टखने का स्कैन होना बाकी है। पंत के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी है। डॉक्टरों के अनुसार उनके पैर में फ्रैक्चर है, लेकिन यह ज्यादा गंभीर नहीं है। बता दें, बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर और अनिल कपूर ने ऋषभ पंत से मुलाकात की। दोनों ने पंत की सेहत का हाल जाना। इससे पहले बीसीसीआई सचिव जय शाह ने भी पंत के परिवार से बात की थी और हर तरह की मदद की बात कही थी। पीएम मोदी भी पंत के परिवार से बात कर चुके हैं। हमारा उत्तरदायित्व बना कि हम पता लगा कि ऋषभ की हॉस्पिटल में है, तो एज कॉमन नागरिक मैं और अनिल साहब उनको देखने हैं, उनकी माता जी से मिले। ही इज़ मच बेटर, हिज स्पिरिट्स आर वेरी हाई, और सबकी दुआएं, पूरे हिंदुस्तान की दुआएं उनके साथ हैं, तो जल्दी ठीक होंगे। जोश में है और मुझे लगता है कि कम्प्लीटली जो हमें फिक्र थी वो बिल्कुल नहीं है। तो ही शुड बी फाइन, आई थिंक ही शुड बी फाइन। फाइटर हैं, अब अमीर से बात हुई, मेरे ख्याल से रिश्तेदार भी थे, रिश्तेदार भी कहने भी थी। सही बात, अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब ठीक है। हमने हंसाया थोड़ा सा उनको। बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत हंसाया। सर, आपसे मिलकर उनको कैसा लग रहा था? मतलब आप लोग सुपरस्टार्स हैं तो ऑब्वियसली खून तो फट जाता है, लेकिन हम तो एज फैंस गए। मैं फैन हूँ, अनुपम जी भी फैन है बहुत। हमने कहा जी जाना चाहिए हमको। हम ऐसे ही Brightest, नीचे लॉबी में बैठे रहे 15 मिनट। हमने तो फिर किसी डॉक्टर ने हमको पहचाना, मतलब हमने मास्क वास्क लगाए थे, तो फिर हम उनको गए। तो हमारा उत्तर क्रिकेटर ऋषभ पंत से उनके फैमिली फ्रेंड और खानपुर विधायक उमेश कुमार ने अस्पताल में मुलाकात की है। मुलाकात के बाद उमेश कुमार ने कहा कि ऋषभ पंत को पीठ में लगी चोट के कारण परेशानी हो रही है। उनकी हालत में कल से 10% तक का सुधार हुआ है। ऋषभ की मां इलाज से संतुष्ट है। उनकी बहन भी लंदन से अस्पताल पहुंच चुकी हैं। कल हुई सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने पहली ड्रेसिंग की है। ऋषभ पंत से उमेश कुमार की बातचीत भी हुई है। उनके इलाज को लेकर फैसला बीसीसीआई को लेना है।
वह कहां पर ऋषभ का इलाज कराएंगे? फिलहाल मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों ने मूवमेंट ना करने की सलाह दी है। अभी आज थोड़ा सा उन्होंने मुझे बताया कि अचानक से फ्लिप हुआ। एक क्या होता है जब हम हाईवे पे चल रहे होते हैं, कभी कभी सुबह सुबह के टाइम ऐसा फ्लिप हो जाता है अचानक से कि, लेकिन क्या है जब आप स्पीड में हैं 100-110 पर हैं तो हाईवे पे वो उतने ही सेकंड के 1000वें हिस्से में घटना घट जाती है। तो अब गड्ढा भी बताया नहीं, गड्ढा वगैरह कुछ नहीं था। अब क्या है ना, क्लियर कट तो आँख लगी है या कुछ सामने आया है या अच्छा सीसीटीवी फुटेज में भी नहीं पता लग पा रहा। और वो भी अभी क्या है, देखिए इतने खतरनाक एक्सीडेंट से जब आप उबरते हैं तो अचानक आपको ये सब चीज़ें भी रिकलेक्ट नहीं हो पाती कि ऐसा क्या अचानक से मेरे साथ हुआ था। अभी आज थोड़ा सा उन्होंने मुझे बताया। देहरादून में यूके SSSC से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 2 और परीक्षाओं पर संकट के बादल छा रहे थे। वाहन चालक भर्ती और स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा निरस्त हो सकती है। वाहन चालक और स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ था। वाहन चालक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी विभिन्न विभागों के अफसरों की गाड़ी चला रहे हैं। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में पास होने वाले 47 अभ्यर्थी जसपुर के रहने वाले हैं। ज्यादातर सफल अभ्यर्थियों का मुरादाबाद का एक खास कोचिंग इंस्टीट्यूट संबंध से है। तो यूके SSSC की जांच कमेटी की रिपोर्ट में दोनों परीक्षाओं में भी पेपर लीक होने की पुष्टि हुई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने अल्मोड़ा पहुंचे वो, और इस दौरान उन्होंने पत्रकार से बातचीत के दौरान कहा कि राज्य गठन 22 सालों के बाद भी आम जनता के मूल भावनाओं के अनुरूप राज्य विकसित नहीं हो पाया है। अभी भी प्रदेश में पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी सहित बुनियादी सवालों पर हालत गंभीर बने हुए हैं हालात। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वर्तमान सरकार के 6 साल पूरे होने हैं, लेकिन वर्तमान समय में रोड मैप जनता के सामने नहीं है और जनता परेशान है। उन्होंने जनता से अपील की, जनता सरकार से जवाब मांगे और जनहित में कार्य करने वालों को आगे बढ़ाए। तो इसलिए न पलायन को रोकने के लिए इन्होंने आयोग बनाया। उस आयोग की क्या काम किया इतने वर्षों में, क्या उनकी नीति बनी, क्या उन्होंने योजना बनाई, क्या उन्होंने सुझाव दिए, ये किसी को पता नहीं है। पलायन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य की व्यवस्था कहीं पर कुछ नहीं है। जितने यहाँ पर मरीज आते हैं उनको रिफर कर दिया जाता है हल्द्वानी वाले दिल्ली, ऋषिकेश को रिफर कर दे रहे हैं। सारे हमारे अस्पताल रिफर सेंटर बन गए हैं। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इस देहरादून में ऋषिकेश से पूर्व कांग्रेसी प्रत्याशी जयेंद्र रमोला द्वारा लगाए जीएसटी चोरी के आरोप के मामले में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बोले, ये सच नहीं, ये महज उनकी हार की हताशा है। जनता के अदालत से वो निराश हो चुके हैं। अब जयेंद्र रमोला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा, केवल मेरी छवि और बढ़ती लोकप्रियता को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है शक्ति हो, लेकिन महाशक्ति तो हमारे ऊपर बैठी है ना, जिसकी कृपा मेरे ऊपर है। उस महाशक्ति के आशीर्वाद से, माँ गंगे के आशीर्वाद से 4 बार से मैं विधायक लगातार चुना जा रहा हूँ और हर बार मेरा मतांतर बढ़ रहा है। का मतलब आप उससे अंदाज लगा सकते हैं ना, मेरी छवि को, मेरे ही बढ़ती हुई लोकप्रियता को लोग शायद पचा नहीं पा रहे। बड़े बड़े दिग्गज नेता उतर आते हैं मेरे खिलाफ, जबकि मैं हर एक का सम्मान करता रहा हूँ। आज तक मैंने कोई टिप्पणी किसी के बारे में नहीं की है, ना सार्वजनिक रूप से, ना व्यक्तिगत तौर पे। हर बार ठीक है, कभी कभी मजाक में मैंने कुछ भी कहा होगा, अलग बात है, लेकिन मैं सार्वजनिक जीवन में बहुत साफ सुथरा रहना चाहता हूँ और उनसे उम्मीद भी है। पौड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट में एनआईसी कक्ष में अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक ली। जिलाधिकारी ने अंत्योदय कार्ड धारकों के उन्मूलन के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू कर लाभार्थियों के लिए जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को एक पोर्टल तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने अंत्योदय कार्ड धारकों की आर्थिक स्थिति, उनके बच्चों की शिक्षा, लाभार्थियों के लिए योजनाओं की धरातल पर प्रगति का कार्य किया जाएगा।
कल हम लोग इसलिए बना रहे हैं कि क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की वेरियस स्कीम्स हैं जिनके थ्रू हम लोगों ने बेनिफिट्स देते हैं, लेकिन उसमें कई सारी जगह पे गैप भी रहते हैं। और जैसे अगर हमें उन्हें मनरेगा में 100 डेज़ का रोज़गार देना है, उज्ज्वला की गैस स्कीम से उन्हें सैचुरेट करना है, तो इस तरीके की सारी चीज़ों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए MIS सिस्टम हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। पायलट बेसिस पे हम 1 या 2 ब्लॉक को लेंगे, उसके बाद में अगर फीडबैक ठीक रहता है तो उसे प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रिक्ट में लागू किया जाएगा। हम लोग इसलिए बना रहे हैं कि देहरादून में शासन द्वारा सूचना विभाग में 3 अधिकारियों के पदोन्नति आदेश जारी हो गए हैं। वर्तमान संयुक्त निदेशक आशीष त्रिपाठी को अपर निदेशक और उपनिदेशक डॉक्टर नितिन उपाध्याय को संयुक्त निदेशक पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। यह पदोन्नतियां 1 जनवरी से प्रभावी होंगी। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी LP भट्ट को सहायक निदेशक बनाया गया है। महानिदेशक का सूचना बंशीधर तिवारी और अन्य विभागीय अधिकारियों ने सभी पदोन्नत अधिकारियों को बधाई दी है। DM-11 और टीम नगर पालिका शिवालिक नगर के बीच DPS के मैदान में रोमांचक मुकाबला हुआ। आपको बताते चले कि साल के अंतिम दिन DPS के मैदान में SSP अजय सिंह की संयुक्त टीम का मुकाबला देखने को मिला। नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि साल के अंतिम दिन अलग अलग तरह से लोग मनोरंजन करते हैं। अच्छे और स्वस्थ मनोरंजन का एक माध्यम खेल है। उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू की गई खेलो इंडिया के माध्यम से नगर पालिका बेल हरिद्वार द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। देखिए, एक फ्रेंडली हम लोगों ने आयोजित किया है और उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि साल का अंतिम दिन है, नए साल की शुरुआत कल से होनी है, तो एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो भी होती है एक लोगों में आपस में भाईचारा सौहार्द बढ़ाती है, यूथ को इंस्पायर करती है कि वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। समस्त जनपद में एक टीम के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं, साथ ही साथ फिटनेस भी एक इसका कारण होता है। तो नए वर्ष में संदेश के रूप में भी है युवाओं को सभी को है कि सौहार्दपूर्वक नए साल को मनाएं और एक जज्बा लेकर नए साल में जाए और जोश के साथ जाए। बाकी की चीज़ों को लेकर मैच में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए, आज साल का जो है अंतिम दिन है और तरह तरह से लोग सेलिब्रेशन करते हैं, तो हमने सोचा कि पूरे साल बहुत सारी खट्टी मीठी यादें रहती हैं, तो एक बहुत ही अच्छे स्वस्थ मनोरंजन का जो माध्यम है वो खेल। रुड़की में ऋषभ पंत के साथ हुए हादसे को लेकर केंद्र सरकार काफी सख्त नजर आई। केंद्र सरकार के निर्देश पर NGO की टीम मौके पर पहुंची। दुर्घटना के कारणों और भविष्य में बचाव के बारे में टीम रिपोर्ट तैयार करेगी और केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। देहरादून और मसूरी में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए उत्साह का माहौल है और पर्यटक भी आ रहे हैं, लेकिन पुलिस के दावों पर सवाल है। मसूरी जाने वाले मुख्य स्थान कोटल गेट पर सिर्फ बैरियर लगे हैं और पुलिसकर्मी नदारद दिख रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि मसूरी में होटल अभी 100% फुल नहीं हुए हैं और उपलब्धता के आधार पर लोग होटल के कमरे मौके पर पहुंचकर बुक करा सकते हैं, लिहाजा पुलिस भी आने जाने वाले हर गाड़ी को नहीं रोक रही है। वहीं इस पूरे मामले पर हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। दिखाते हैं आपको। राज्य में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं और इस वक्त हम राजधानी देहरादून के कोठाल गेट पर हैं। कोठाल गेट वो इलाका है जहां पर पुलिस ने बैरिकेड किया है और मसूरी जाने वालों को तमाम जानकारियां ट्रैफिक रूट इत्यादि की देने का दावा किया गया था, लेकिन यदि आप देखें तो पुलिसकर्मी अपनी चौकी के ठीक बाहर खड़े हैं। ना तो यहाँ किसी वाहन को रोका जा रहा है, ना ही कोई चेकिंग हो रही है, ना ही रूट डाइवर्जन की जानकारी दी जा रही है या नया ट्रैफिक प्लान क्या है इसके बारे में बताया जा रहा है। इसकी बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि जितना उम्मीद की जा रही थी कि बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक मसूरी आ रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं है और अभी भी कई होटलों में रूम्स अवेलेबल हैं जहां लोग आसानी से जा रहे हैं। हालांकि देर शाम देर रात तक तस्वीर और साफ होगी, लेकिन जो बाहर से आने वाला पर्यटक है वो 31 यानी आज के दिन पहुंचेगा, तभी वो आज रात 12 बजे को सेलिब्रेट करेगा, एंजॉय करेगा। यही रास्ता यदि आप मेरे पीछे देखें तो इसी रास्ते से देहरादून होते हुए दिल्ली, हरिद्वार या सहारनपुर को जाया जाता है। यदि आप इस समय देखें तो ट्रैफिक बिल्कुल सामान्य है, आम दिनों की तरह, और आसानी से वाहन आ जा पा रहे हैं। तैयारियां तो बहुत हैं, लेकिन मौके पर
जो दावा किया गया था रूट डाइवर्जन प्लान बताने का, वाहनों की चेकिंग करने का, वो बहरहाल नजर नहीं आ रहा। और ये सीधे तौर पर बताता है कि दावे में और असल में पुलिस के कामकाज में अंतर है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। नए साल के जश्न के लिए नैनीताल पर्यटक पहुंचने लगे हैं, तो होटलों ने भी खास इंतजाम पर्यटकों के लिए किए हुए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने भी खास व्यवस्था की है, जिसमें यातायात प्लान के साथ शहर में जाम ना लगे। हालांकि पिछले सालों के मुकाबले इस साल नैनीताल में असर अभी कम दिख रहा है, लेकिन शाम को भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। आपको बता दें कि नैनीताल में नए साल के जश्न के लिए होटलों ने गाला डिनर के साथ गीत संगीत का इंतजाम किया है। वहीं पर्यटकों को माल रोड में भी इसका आनंद मिलेगा। हालांकि पालिका ने भी पर्यटकों को ठंड से बचाने का इंतजाम पूरा किया है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो थोड़ा ऐसे क्रिएटिविटी रहती है, एंड चर्च के बाहर तो डेकोरेटिंग वो रहता ही है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है 31st पे आना। वैसे भीड़ भी काफ़ी रहती है यहाँ पर। हमने सोचा 31st को ही आते हैं, अब मना के जाएंगे फिर यहाँ। इससे थोड़ा वैसा होता है ना। हम गुजरात से आए हैं और हम पूरा ग्रुप हैं साथ में, हम 12 लोग हैं और हमें नैनीताल हिल स्टेशंस का हमें बहुत शौक था और स्नो का भी, बट इस साल अनफॉर्चुनेटली स्नो पड़ी नहीं। सो हम यहाँ पे बस साथ में टाइम स्पेंड करने आए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है ना अल्मोड़ा प्रदेश की पुरानी नगर पालिका सरकार की अनदेखी के चलते बजट के अभाव में आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। आलम यह है कि 15वें वित्त का बजट जो कि अप्रैल में मिल जाना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाया है, जबकि दूसरी किश्त का समय हो चुका है, जिसको लेकर पालिका अध्यक्ष सहित सभासदों में सरकार पर अल्मोड़ा नगर पालिका की अपेक्षा कर रही है। पालिका अध्यक्ष का कहना है कि बजट के अभाव के चलते शहर के रास्तों और नालियों का मरम्मत कार्य अधर में लटका हुआ है। वहीं जो निर्माण कार्य किए गए हैं उनका भुगतान नहीं हो पाया है, जबकि बजट को लेकर शासन से कई बार निवेदन किया गया है। जो 15वें वित्त की धनराशि हमें अप्रैल मई में मिल जानी चाहिए थी, वो ये दिसंबर समाप्त हो गया है। अभी तक 15वें वित्त का इस वर्ष का पैसा हमें नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से हमारे सारे निर्माण कार्य रुके पड़े हैं और शहर की हालत बहुत इस समय ख़राब हो गई है, क्योंकि जगह जगह रास्ते टूटे हैं, नाले टूटे हैं और उन पर कहीं कोई काम नहीं हो पा रहा है। धनराशि के अभाव में सारे काम हमारे अटके पड़े हैं। तब पिछले भी हम 50-60 लाख के काम करा चुके हैं, लेकिन उनका भुगतान हम नहीं कर पा रहे हैं। जो रुड़की नगर विधायक प्रदीप बत्रा अचानक से सरकारी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने 3 डॉक्टरों के मौके पर ना मिलने पर नाराजगी जताई। वहीं उन्होंने सीएमएस संजय कंसल को हिदायत देते हुए कहा है कि जो भी मरीज सरकारी अस्पताल में आते हैं उन्हें हर किस्म का इलाज मिलना चाहिए और जो डॉक्टर अस्पताल में तैनात हैं वे अपनी कुर्सी पर जरूर होने चाहिए, जिससे कि मरीजों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वे प्राइवेट अस्पताल के अंदर अपना इलाज करा सके, जिसके कारण सभी तरीके की दवाइयां डिस्पेंसरी मिलनी चाहिए। वहीं उन्होंने बताया है कि कोरोना फिर से दस्तक दे रहा है, उसके लिए भी जो वार्ड बनाए गए हैं उसका भी उन्होंने निरीक्षण किया, जिससे कि आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने अस्पताल को यहाँ तक पहुँचाया है और इनके द्वारा जो कमियाँ हमें बताई गई हैं अभी उनका पूरा संज्ञान लिया जाएगा और जो भी कमियां हैं उसको जल्द से जल्द दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। डॉक्टर साहब देखते हैं कि कई बार डॉक्टर अपनी सीट पर नहीं मिल पाते हैं और मरीज परेशान रहते हैं। मैं अभी जैसे मुझे पता पड़ा है कि मैं अभी एक डॉक्टर तो छुट्टी लेके गए थे मुझसे, उसमें तबीयत खराब थी, बाकी 2 डॉक्टर और कहाँ थे मैं पता लगाता हूँ। मेडिसिन ओपीडी में हमारी तैयारी पूरी है। हमारी पिछली बार 40 बेड ऑक्सीजन सप्लाई के थे, अब क्या हमने बढ़ा के 50 बेड कर दिए हैं। इनकी तैयारियाँ हमें रखनी है। एक मॉक ड्रिल जो है मैंने यहाँ पर किया है और आईसीयू यूनिट तो यहाँ पर अच्छा बना है, बट आईसीयू यूनिट में डॉक्टर्स नहीं, आईसीयू यूनिट में पेशेंट्स एडमिट नहीं कर रहे हैं और एक शोपीस की तरह बना हुआ है वो। तो मेरा कहना है कि इसके वेंटिलेटर और ऑक्सीजन प्लांट चालू हो और पेशेंट यहाँ पर एडमिट हो, ताकि लगातार लोगों का इलाज चलता है, तो जिससे कि आने वाले समय में दिक्कत ना हो। तैयारियाँ हमें रखनी है। एक मॉक ड्रिल जो है मैंने यहाँ पर किया है और आईसीयू यूनिट तो यहाँ पर अच्छा बना है, बट आईसीयू यूनिट में डॉक्टर्स नहीं, आईसीयू यूनिट में पेशेंट्स एडमिट नहीं कर रहे हैं और एक शोपीस की तरह बना हुआ है वो। तो मेरा कहना है कि इसके वेंटिलेटर और ऑक्सीजन प्लांट चालू हो और पेशेंट यहाँ पर एडमिट हो, ताकि लगातार लोगों का इलाज चलता है, तो जिससे कि आने वाले समय में दिक्कत ना हो।
लालकुआ के मोटा हल्दू चौराहे पर एक रॉयल्टी सहित विभिन्न मांगों को लेकर गोला खन्ना संघर्ष समिति के बैनर तले धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज 20वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं धरने के समर्थन में पहुंचे खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा है कि जब तक आंदोलनकारियों की मांगे पूरी नहीं होती तब तक धरना जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार कुछ चंद लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। पिछले 20 दिन से गोला से जुड़े हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ना सरकार इस ओर ध्यान दे रही है और ना जनप्रतिनिधियों का ध्यान है। धरने को अपना समर्थन देते हुए हर संभव मदद और आर पार की लड़ाई का भरोसा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जल्द ही इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर आंदोलनकारियों की सभी मांगे रखेंगे। गोला संघर्ष समिति के आह्वान पर यहाँ पर मोटा हल्दू में जो हल्द्वानी और पूरे लालकुआं क्षेत्र के जितने भी वाहन स्वामी हैं उनके द्वारा जो गोला से जुड़े हुए हैं उनके द्वारा यहाँ पर एक क्रमिक अनशन किया जा रहा है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस बीच कोई भी सरकार का प्रतिनिधि या सरकार कोई प्रशासनिक अधिकारी इनके भी नहीं आया, जबकि उनको यहाँ पर आना चाहिए था। क्योंकि उत्तराखंड राज्य बनने में देखिए उत्तराखंड का आय का मुख्य स्रोत जो है गोला नदी है, और क्योंकि गोला नदी अगर नहीं खुलेगी तो ये समझ लीजिए आप लाखों लोगों को उसका फर्क पड़ने वाला है। संघर्ष समिति के साथ 10,000 वाहन मालिक हैं। अगर हम अलग अलग लेंगे तो 7,500 लोग सीधे जुड़े हुए हैं। उन 7,500 लोगों के साथ 7,500 ड्राइवर, 7,500 कंडक्टर, तो ये 22,500 लोग तो सीधे ये हैं। इसके साथ जो वहाँ की लेबर है जो खनन में काम करती है और इन सब के परिवार, सब मिलाकर 2 लाख से ज़्यादा लोग सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही सरकार का राजस्व भी जो है लगातार कम होता जा रहा है। संघर्ष समिति के साथ 10,000 वाहन मालिक हैं। अगर हम मसूरी विंटर लाइन कार्निवल का देर रात समापन हो गया। समापन में माधो सिंह भंडारी की वीर गाथा का सुंदर मंचन किया गया, जिसमें सभी मौजूद श्रोताओं के मन को मोह लिया गया। नाटक पर्वतीय नाट्य मंच मुंबई की ओर से आयोजित किया गया। नाटक में निर्देशन दिनेश मौर्य ने किया, वहीं कोऑर्डिनेट राजेंद्र सिंह रावत द्वारा किया गया। बताया जा रहा है कि माधो सिंह भंडारी के नाटक को देखने के लिए टाउन हॉल में भारी संख्या में भीड़ उमड़ी है, जिसको देखकर वे काफी उत्साहित हैं। इस मौके पर माधो सिंह भंडारी ने कहा है कि उनकी टीम ने देहरादून में करीब 15 दिन तक अपने कलाकारों के साथ रिहर्सल की गई थी और आज जब नाट्य को प्रस्तुत किया गया तो सभी लोगों ने जमकर आनंद लिया है। सभी लोगों का, एसडीएम साहब का, अध्यक्ष महोदय का और उनके कमेटी के जितने भी सदस्य हैं और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन का, जिन्होंने इतना अच्छा डिसिप्लिन बना के रखा और हर एक गाने को बड़े चाव के साथ सुना। अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे तो आदत है 3-3 साढ़े 3 घंटे गाने की लगातार। और कम समय था, लेकिन जितना समय था लोगों ने इतना प्यार दिया कि नतमस्तक हूँ दिल्ली की जनता के आगे। शुक्रिया प्यार। हाँ सर। तो वहीं देहरादून में पिछले दिनों डालनवाला क्षेत्र में बोरे के अंदर शव मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। मामले को गंभीरता से देखते हुए एसपी सिटी और सीओ डालनवाला के नेतृत्व में टीम का गठन कर मामले की पड़ताल करने के लिए निर्देशित किया गया था। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पुलिस पूछताछ में अभियुक्त ने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि आपसी विवाद के चलते झगड़ा हो गया था, जिस पर आक्रोशित होकर सोहेल ने अशरफ के ऊपर हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। सोहेल सन ऑफ नौशाद, इसने अपने जो मित्र है अशरफ, उसका जो एबी नजीबाबाद का रहने वाला, उसका मर्डर किया था। मर्डर का मुख्य कारण ये था कि गुलिस्तान म्यूचुअल फंड लिमिटेड करके अशरफ ने खोली थी और उसको लेकर के दोनों में लेन देन को लेकर के विवाद था। 21 तारीख के रात को 11:30 के लगभग इसने उसके सर पर जो है छोटा वाला जो सिलेंडर था उससे वार किया। गुत्थम गुत्था दोनों में हुई और उसको वार करने के बाद वो बेहोश हो गया। उसके डेड बॉडी को एक प्लास्टिक के बोरे में डाल करके उसको ठिकाने का प्रयास कर रहा था सोहेल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।